अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल सोशियोलॉजी पेपर 2 दी फैमिली का कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहली वीडियो बना चुके हैं और आज इसकी दूसरी वीडियो द सेकंड पार्ट आउट ऑफ 3 बना रहे हैं। टॉपिक है फैमिली के हवाले से डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज, और इसको लेकर आज हम डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज, तो जो तब्दीलियां आ रही हैं फैमिली के अंदर, जो हमने पीछे भी देखा फंडामेंटलिस्ट फंक्शनलिस्ट की थ्योरीज के अंदर हमने देखा कि वक्त के साथ तब्दीली आई। उस तब्दीली की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ उस डाइवर्सिटी क्रिएट हुई, कुछ सोशल चेंजेस आए। तो हम बारी बारी ना इनको देखेंगे और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। पहली बात है, जो चेंज हमें डिस्कस करना है वो मैरिज में करना है। मैरिज में क्या चेंज आया और आपके पास क्या डेटा मौजूद है उसके हवाले से। तो पहले इसको हम कवर करते हैं, मैरिज को। उसके बाद हम कोहैबिटेशन को डिस्कस करेंगे और डाइवोर्स और सेपरेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ फैमिली टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज और दूसरी फैमिलीज़ हैं वो अब कैसे चेंज हुई हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहली बात जो आप डेटा लेंगी वो है पॉइंट 1 के मैरिजेस हैव बीन फॉलिंग इंडस्ट्रियल एज के बाद से। अब उसकी कई वजूहात हैं, वो आप लिख सकते हैं। औरतें जॉब कर रही हैं और लेटर और एज में मैरी कर रही हैं। ठीक है, आप पेन को चाहें तो थोड़ा बारीक कर लीजिए। उसके बाद री मैरिजेस थोड़ी बढ़ी, ख़ासतौर पे पास्ट 50 इयर्स में री मैरिजेस डबल हो गई हैं, डबल हो गई। लेकिन अब पिछले 10 साल से वो भी गिर रही हैं। Increase in the last 50 years, but have been falling सिंस लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इंक्रीज़ हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट जो इंक्रीज़ हुआ वो है सीरियल मोनोगेमी। अब मैं तो लिखता तो इसको सीरियल मोनोगेमी लिखता और एरो बना के अप कर देता कि ये बढ़ रही है। SERIAL MONOGAMY। serial monogamy हम्म increase. क्यों? क्योंकि डाइवोर्स इंक्रीज़ हो गई है। पहले तो मोनोगेमी जो सीरियली कोई करता था तो पार्टनर की डेथ पे होती थी, अब डाइवोर्स के बाद हो जाती है। Serial monogamy कहते हैं। एक शादी की, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, एक वक्त में एक ही की। लेकिन फिर इसके रीजंस में एक एक्सप्लेनेशन ये होती है कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। Monogamy की बात कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल मैरिज में जो चेंज आया है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, इस वजह से मैरिज में चेंज आया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त मैरिज सबसे ज़्यादा वो थी, पॉपुलर थी। क्यों पॉपुलर थी? पॉपुलर की गई थी क्योंकि सोल्जर्स चाहिए थे, तो गवर्नमेंट्स ने मैरिज के कॉन्सेप्ट को, शादी को, लव को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। और इसी वजह से उस ज़माने में बेबी बूम हुआ था। और उसके बाद जो है वो उसी बेबी बूम के अंदर पैदा होने वाले बच्चों की शादियां जो हैं वो ज़्यादा थी, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा थे तो शादियां भी ज़्यादा थी। तो इसका रीज़न की बात हो रही है कि पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स में जिस तरह का चेंज आया उसकी वजह से
मैरिज पैटर्न में चेंज देखने को मिल सकता है, शायद ये वजह हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ अरसे में जब बेबी बूमर में पैदा होने वाले बहुत सारे बच्चे एडल्टहुड तक पहुंचे होंगे तो एकदम से मैरिजेस बढ़ गई होंगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ी तो मैरिजेस बढ़ गई। उसके अलावा दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि बिहेवियर चेंज हुआ है। तो ये अलग बातें हैं, ठीक है। बिहेवियरल चेंज में तो फिर वही वाली बात है कि लोग मैरिज को जिस तरह से देख रहे हैं, यानी ये इसके फैक्टर्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैरिज में चेंज क्यों आ रहा है। ठीक है, तो बिहेवियरल चेंज ज़ाहिर है बच्चे अब ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें इतने नौकर नहीं चाहिए, इतने वर्किंग हेड्स नहीं चाहिए, और उसके अलावा हमारी बच्चों के बारे में अप्रोच भी चेंज हो गई है। हम उनको ज़्यादा अच्छा एजुकेट करना चाहते हैं, अपने अपने फाइनेंशियल्स पे फोकस करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, करियर है, लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, ठीक है ना। उसके अलावा शादी के अलावा ऑप्शंस आ गए हैं। ये सब बिहेवियरल है। और सोशल प्रेशर, कल्चरल चेंज भी आ चुका है। उसके अलावा जो फैमिली मतलब मैरिज के साथ जो रिस्क हैं वो भी अब लोग बिहेवियरली ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे हैं। मैरिज के साथ रिस्क क्या है, हेल्थ रिस्क है, मैरिज का नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सब बिहेवियरल चेंज में आ रहा है ना। हेल्थ रिस्क है, या ये कि डाइवोर्स का भी एक रिस्क है क्योंकि आप एक शख्स के साथ शुरू करते हैं ज़िंदगी फिर ख़त्म करते हैं तो अजीब हो जाती है सूरत। तो ज़्यादा बेहतर है कि ना करें शादी। चाइल्ड बर्थ एक प्रॉब्लम औरतों को अब लगने लगा है। तो एक तो बात थी मैरिज की। दूसरा पॉइंट था कोहैबिटेशन। जैसे मैरिज की हेडिंग बनाई है वैसे कोहैबिटेशन की हेडिंग बनाए। कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन जो है वो पास्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी मैरिज, और कोहैबिटेशन इज़ नॉट लीगली रिकॉर्डेड इन यूके। तो स्टैटिस्टिक्स उसके अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लिखना नहीं है बेटा, अभी मैं जब लिखना होगा तो बताऊंगा, इसको आप मिटा सकते थे उससे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रही, लेकिन सर्वेज हुए हैं और काफ़ी रिलायबल एस्टीमेट्स हैं हमारे पास। जैसे कि ह्यूग्स और चर्चिल ने हमें कुछ एस्टीमेट दिया है कि 1986 में अगर 10% था तो 2006 में 25% हो गया। ये एक डेटा लिख लें, raised from 10% in 1986 to 25% in 2006. 9%. 10% से 25%, 1986 से 2006, 10% से 20. 25%। मुश्किल है लफ्ज़ 25। कब से होता है? 86 से 2006, 1986 से ठीक है। और तकरीबन 25% लोग जो 25 टू 29 एज में, लिखते जाओ ना, 25% ऑफ 25 टू 29 ईयर्स, 25-29, मैं ही लिख देता हूँ अब तो बेटा। 25% पीपल ऑफ, कितना मुश्किल काम है, 25 टू 29 ईयर्स ऑफ एज। अब ये नहीं लिखो ईयर्स ऑफ एज, 25-29 समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप उसको वापस परसेंटेज में ले जा रही है ना, बार बार 25 बोल दिया तो आप समझ रही हैं 25% की बात हो रही है, इसलिए ईयर्स ऑफ एज की बात हो रही है, ये समझा रहा हूँ। जो है वो अब कोहैबिटेशन में है, जबकि मिड 90s में ये कम थे। 1990s के अंदर जो वो 18% थे खाली, ठीक है। तो मेन कॉजेज़ क्या है इसकी, कॉजेज़ लिख दें, इसकी कॉजेज़ की छोटी सी हेडिंग डाल दें। इसकी कॉजेज़ हैं सोशल प्रेशर टू मैरिज कम हो गया है। सोशल प्रेशर लिख के नीचे की तरफ एरो बना दें।
विदाउट मैरिज रहने पे जो स्टिग्मा था वो ख़त्म हो गया, स्टिग्मा के ऊपर एरो बना दें। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एबॉर्शन, ठीक है। इसी की डिस्कशन में स्मार्ट एंड स्टीवंस सन 2000 में लिखते हैं, लिख लीजिए स्मार्ट एंड स्टीवंस। स्मार्ट एंड स्टीवंस और ब्रैकेट में 2000 लिख लीजिए कि 4 बड़े रीजंस हैं कोहैबिटेशन के। पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन मैरिज, इसी के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा नो सूटेबल पार्टनर, इसकी वजह से। फिर है रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर मैरिज की वजह से लोग शादी में नहीं जा रहे। कुछ लोग लीगैलिटी की वजह से नहीं जा रहे, लीगल इश्यूज हो जाते हैं मैरिज की वजह से। फेमिनिस्ट आइडियाज़ की वजह से भी लोग नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज इन फैमिली लाइफ में हमने देखा मैरिज, हमने देखा कोहैबिटेशन, अब हम देख रहे हैं डाइवोर्स एंड सेपरेशन। उसमें एक टर्म है कि जी आजकल बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें एम्प्टी शेल मैरिजेस हैं। एक तरफ एम्प्टी शेल मैरिजेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं। एम्प्टी शेल मैरिजेस किसे कहते हैं? सिर्फ नाम की मैरिज रह गई है, बाकी अब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। डाइवोर्सेस जो हैं वो लास्ट 50 ईयर्स में बहुत बढ़ी हैं, लिख लीजिए इंक्रीज इन लास्ट 50 ईयर्स। और अब कुछ डिक्लाइन आया है, लेकिन डिक्लाइन डाइवोर्स में क्यों आया होगा? शादी नहीं हो रही। तो इसको चाहें तो लिखें, ना लिखें, री डाइवोर्स में डबल हो गई हैं अब आजकल, ठीक है जी। और शादी की तलाक दी, फिर शादी की भी तलाक दी। उसके बाद जो है वो डाइवोर्स की जो एज है वो भी आगे जाती जा रही है, ना लिखें, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। वो क्यों आगे जाती जा रही होगी? क्योंकि शादी देर से हो रही है, तो डाइवोर्स भी फिर उसके आगे जाके हो रही है। एवरेज मैरिज एज भी आगे जा रही है। अच्छा, फिर जो है वो ये भी एक पॉइंट है कि डाइवोर्सेस इसलिए भी अब कुछ कम होती भी दिख रही हैं क्योंकि मैरिजेस कम हो रही हैं, ये फैक्ट इन्होंने दिया है। अब डाइवोर्स की कॉजेज़ की बात कर ली इन्होंने, पीछे जैसे रिहैबिलिटेशन की कॉज की बात की थी, तो डाइवोर्स की कॉजेज़ क्या हैं ये आप खुद लिख सकते हैं, बहुत सारी। आपको पता है कि क्रिश्चियन माशरे में डाइवोर्स नहीं होती थी, बाय रिलीजन उनके यहाँ डाइवोर्स पॉसिबल नहीं है। एक ज़माने तक ऐसा था कि डाइवोर्स सिर्फ तब हो सकती थी जब कोई एक पार्टनर जो है वो दूसरे के साथ चीट करे, और इसीलिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स बड़े
मशहूर थे उस ज़माने में, उस पर बहुत मूवीज़ भी बनी थी। प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं वो, एक लड़की ने अपने मियाँ के पीछे लगा दिया, वो घूम रहा है उसके साथ साथ, घूम रहा है, कहीं तस्वीर खींच ली उसने उसकी, और फिर उसकी बेस पे डाइवोर्स किया। वो मर्द ने अपनी बीवी के पीछे लगा दिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी डाइवोर्स की, तो इसलिए एम्प्टी शेल मैरिजेस होती थी। और उसके बाद जो है वो एक्ट पास हुआ है सारे ही माशरों में, जिसमें कि यूके में एक एक्ट है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक्ट, जिसमें कि ये तय होता है कि अब चूंकि साथ रहना पॉसिबल नहीं है तो फिर बेहतर है कि डाइवोर्स कर ली जाए, बजाय इससे कि हम सामने वाले में कोई ख़राबी निकालें, हम इस बुनियाद पर डाइवोर्स कर लें कि हम साथ नहीं रह सकते। ठीक है जी। तो ये एक वजह लिख लीजिए डाइवोर्स की, कि बाय लॉ लीगलाइज्ड हो गई है। पहले पहले यूके पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में लीगलाइज नहीं थी, 1969 में जाके लीगलाइज हुई है डाइवोर्स। ठीक है जी, तो एक ये वजह हुई। दूसरी वजह हुआ तो आप खुद सोच सकती हैं, छोटी छोटी जल्दी जल्दी लिख लें। रिलीजियस नहीं रहे लोग, सेक्युलर हो गए, रिलीजियस नहीं रहे, नॉन रिलीजियस हो गए लोग। तो रिलीजन पुश करते हैं ना उसको, कल्चर अब पुश नहीं कर रहा, प्रेशर नहीं है, कल्चरल प्रेशर नहीं है। स्टिग्मा की बात पहले भी की थी हमने, स्टिग्मा नहीं रहा डाइवोर्स के साथ। पहले रिलीजन बाउंड करता था कि शादी नहीं छोड़ सकते, तो वो भी हो गई बात। उसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड हो गए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एंड हाई एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से रिलेशनशिप को मेंटेन करना मुश्किल होता है। अब पर्सनल हैप्पीनेस को ज़्यादा फोकस कर रही है मैरिज रादर देन अ सोशल ड्यूटी। छोड़ दें, लिखें नहीं। तो एक और टर्म यहाँ पे आई है, चाहें तो आप उसको समझ लें, रोमांटिक लव एंड कॉन्फ्लुएंट लव। रोमांटिक लव जो है वो किसी से मोहब्बत हुई, उस मोहब्बत की वजह से शादी की, मोहब्बत ख़त्म हो गई तो शादी की वजह नहीं रही। और कॉन्फ्लुएंट लव जो है कि किसी से शादी इसलिए की कि उसकी वजह से कोई एक्सचेंज है, मतलब कोई सोशल स्टेटस में चेंज आ रहा है, या किसी को टेक केयर करवाना है। तो वो जब तक वो वजह रहती है तब तक शादी रहती है, वजह ख़त्म हो जाती है तो शादी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक नोट इसमें बस ये ध्यान में रखिएगा कि डाइवोर्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि शादी ही बुरी लग रही है उस शख्स को, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स शादी करे और डाइवोर्स करे, उसका मतलब ये नहीं हो कि उसका मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बिलीफ उठ गया, उसको उस शख्स के साथ गुजारा नहीं हो रहा, हो सकता है दोबारा कर ले। अब हम बात करते हैं इस बात से आगे, डाइवोर्सेस हो गई कि मुख्तलिफ जो फैमिली फॉर्म्स हैं, तो ये हेडिंग डाल दीजिए फैमिली फॉर्म्स। चूँकि हम बात क्या कर रहे थे, बार बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज। तो उसमें मैरिज हो गई, इसके अंदर कोहैबिटेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई। अब इसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली फॉर्म्स भी चेंज हुई हैं, जैसे मैरिजेस चेंज हुई हैं, कोहैबिटेशन चेंज हुई है, डाइवोर्स चेंज हुई है, इस तरह से फैमिली फॉर्म चेंज हुई है। तो फैमिली फॉर्म के अंदर जो है वो हमारा जो हाउस होल्ड की डेफिनेशन है उस पर काफ़ी डिफरेंस आया है। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए हाउस होल्ड। ठीक है, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। तीन तरह के हाउस होल्ड होते हैं। एक है सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। अब सिंगल पर्सन हाउस होल्ड क्यों होगा? किसी का तो बच्चा होगा ना, वो तो उसके अम्मा अब्बा तो होंगे, तो सिंगल पर्सन कैसे हो गया? सिंगल पर्सन हाउस होल्ड कैसे हो गया? एक बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए, वो 20-25 साल का, उसने शादी नहीं की, सिंगल पर्सन होगा। एक शख्स है, उसने शादी कर ली, 30-40 साल का है, डाइवोर्स हो गई, बच्चे नहीं हुए, सिंगल पर्सन होगा। एक औरत है, उसका बच्चे नहीं हुए, वो या बच्चे हुए तो दूसरी बीवी को दे दिए, वो सिंगल पर्सन हो जाएगा। तो सिंगल पर्सन हाउस होल्ड होने की कई वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ हाउस होल्ड है कपल हाउस होल्ड, जिसमें बच्चे नहीं होते। इसकी भी वजूहत बताने की ज़रूरत नहीं आई थी। और तीसरी हाउस होल्ड है
अच्छा, कपल हाउस होल्ड होने की वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे हुए और चले गए, या बच्चे ही नहीं हुए। उसके बाद हाउस होल्ड कहते हैं ये शेयर्ड हाउस होल्ड्स, ये भी एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, कब तीसरे हाउस होल्ड की बात ही नहीं हुई जो जिसमें कि सारे माँ बाप भी हों और बच्चे भी हों। ठीक है, 12। जी, बात हो रही थी शेयर्ड हाउस होल्ड की, जिसके अंदर अनरिलेटेड लोग साथ रह सकते हैं। टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये कैसे होता है? एक जगह रेंट करके 4 स्टूडेंट्स साथ में रह लेते हैं, या कुछ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हाउस पार्टनर्स होते हैं। ठीक है जी, तो एक ये हाउस होल्ड की टाइप्स हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली तो इनमें से कोई भी नहीं थी। हाउस होल्ड जो है उस तरह से न्यूक्लियर फैमिली से के बियॉन्ड आ चुके हैं। बात समझ में आई कि इन्होंने इसमें वो वाला क्यों नहीं लिया हाउस होल्ड, कि जिसमें मियाँ बीवी बच्चे भी हैं। तो बताना ये चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अलावा अब ये भी हमारे पास एक सिचुएशन बनती जा रही है कि कहीं सिंगल पर्सन है, कहीं पे कपल्स हैं, कहीं पे शेयर्ड हाउस होल्ड है। तो ये एक चेंज हमने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे एक जो चेंज आया, ये चेंजेस हैं सारे हाउस होल्ड के चेंजेस। सिंगल है, कपल है, शेयर्ड है। एक और है कि सेम सेक्स हाउस होल्ड, सेम सेक्स फैमिली, सेम सेक्स न्यूक्लियर फैमिली। उसके अलावा इन्होंने हाउस होल्ड से रिलेट करते हुए ही कुछ मज़ीद बात ये की है, इससे थोड़ा हट के यहाँ लिख लीजिएगा कि हाउस होल्ड की टाइप्स हो गई इधर से, कि एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को भी कवर किया इन्होंने, कि मॉडर्न दौर में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी को भी देखा जाना चाहिए, कि वर्टिकली एक्सटेंडेड एंड हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, वर्टिकली एक्सटेंडेड एंड हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड। बात समझ में आ गई ना? कज़न, भाई, मैं मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड हो गए। और वर्टिकली एक्सटेंडेड जो है वो हो गए मेरे अब्बा, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जी मैट्रीफोकल फैमिलीज़। ये क्या होती हैं, याद है? लफ्ज़ लिख लें, मैट्रीफोकल फैमिलीज़। जैसे वर्टिकली एक्सटेंडेड लिखिए, लिखा एक्सटेंडेड फैमिली की हेडिंग में था ना, ये एक्सटेंडेड फैमिली में था कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। खाली ये लिख देते, पूरा पूरा फैमिली लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वर्टिकली लिख देते और हॉरिजॉन्टली लिख देते। इस तरह से मैट्रीफोकल होती है, जिसमें औरतें, फीमेल ग्रैंड पेरेंट, फीमेल पेरेंट एंड देन चिल्ड्रन। उसकी वजह भी आपको पता है, सोसाइटी में वहाँ पे डाइवोर्स रेट ज़्यादा है, या मर्द औरतों से पहले मर जाते हैं। तो एक खातून है, उनके मियाँ मर गए या डाइवोर्स देके चले गए, उनके साथ उनकी एक बेटी रहती है। उस बेटी ने शादी कर ली, उसका मियाँ उसको छोड़ के चला गया या मर गया, उसके बच्चे हैं। ठीक है, तो मैट्रीफोकल फैमिलीज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं। और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में इस वक्त सबसे ज़्यादा इधर से पेट्रीफोकल्स भी हो सकती हैं। मैट्रीफोकल लिखा, तो पेट्रीफोकल भी एक लो। पेट्रीफोकल का मतलब क्या होगा? मर्द है, उसका बेटा है, फिर उसके बच्चे। उसकी वजह इंतकाल भी हो सकता है, उसकी वजह डाइवोर्स भी हो सकती है। और एक आर्ग्यूमेंट ये है, गॉर्डन ने एक आर्ग्यूमेंट किया है कि मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है इस वक्त एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में से। और उसके अंदर जो है वो मॉडर्न
मॉडर्न वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए फैमिली को एक्सटेंडेड रखा जाता है। ठीक है जी, तो मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली भी लिख लीजिए। लफ्स मैट्रिफोकल लिख लिया, पैट्रिफोकल लिख लिया, तो एक्सटेंडेड फैमिली में मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड में मैंने क्या मतलब बताया कि कुछ लोग साथ रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बाहर रहते हैं, लेकिन वो यूज़ ऑफ Communication. के थ्रू वो इन हो जाते हैं। और एक है फैमिली ऑफ चॉइस। ये आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके ख्यालात से मिलते जुलते लोगों के साथ आप एक फैमिली लाइक रिलेशनशिप बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एक पॉइंट और कवर कर लिया। अब हेडिंग थोड़ी सी लगा लीजिएगा, डाइवर्सिटी इन फैमिली। ऑल्दो ये ऊपर भी डाइवर्सिटी फैमिली में ही है, ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रक्चरल है। कौन कौन सी, कि ये आपकी हाउस होल्ड टाइप्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, स्ट्रक्चरल है ना, कि कितने लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी इन फैमिली का एक ऑप्शन, एक एंगल ये भी है, वो एंगल्स मैं लिखवा रहा हूँ, लिखते रहिए खाली नाम, बाकी तफसील आपको समझ में आ जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मत लिखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल लिख देना काफ़ी है। क्या मतलब, हाउ, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब हुआ, हाउ दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, कौन काम करेगा, कौन क्या करेगा, उसमें चेंज आ गया है वक्त के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आती है, बर्तन कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, बच्चे कौन पालेगा, जॉब कौन करेगा, वक्त के साथ इसमें चेंज आई है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो सोशल क्लास डाइवर्सिटी है। लिखें सोशल क्लास, डाइवर्सिटीज़ की बात हो रही है ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल में सोशल क्लास। तो इसमें एक छोटा सा एरो बना के ऐसे लिख सकते हैं, मुझे दिखाइएगा ज़रा, मैं जल्दी जल्दी लिखूं। सोशल क्लास में एक पॉइंट है, अब आप सो जाएंगी। सोशल क्लास में एक पॉइंट है कि सिंगल पेरेंट ज़्यादातर बिलोंग करते हैं वर्किंग क्लास से। ये एक ऑब्जर्वेशन है, किसने की थी, ओनील ने की थी, ONEIL, O'Neill. 2002 में। ये बात क्या समझ में आई, इस तरह की डाइवोर्सेस हों और ये रिजल्ट निकले कि आखिर में एक सिंगल पेरेंट हो जो बच्चे को पाल रहा हो। आमतौर पे वो लोग होते हैं जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। एलीट क्लास में इसका मतलब है कि ऐसा कम होता है निस्बतन। तो इनकी एवरेज इनकम क्या होती होगी, इनकम्स क्या होती होंगी इनकी, साथ है ना, मेरे साथ चल रही है ना, क्या पूछा मैंने, Incomes क्या होती है? इनकी इनकम्स क्या होती होंगी। वो लोग जो सिंगल पेरेंट के तौर पे रहते हैं उनमें अक्सर लोग ऐसे पाए गए हैं जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इनकी इनकम्स क्या होती होंगी, But क्या होगी? कम होती होंगी, कम इनकम वाले लोग होते होंगे। क्योंकि वर्किंग क्लास से, अभी मैंने कहा ना कि हाई क्लास एलीट क्लास वाले आमतौर पे सिंगल पेरेंट नहीं होते, उसका मतलब वो जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो आमतौर पे सिंगल पेरेंट नहीं होते। लफ्ज़ आमतौर पे ठीक नहीं है, रिलेटिवली ज़्यादा लोग वर्किंग क्लास के होते हैं, रिलेटिवली कम लोग हायर क्लास के होते हैं, हायर इनकम वाले होते हैं। ठीक है, एक और डाइवर्सिटी देखी गई है सोशल क्लास के अलावा, ऑर्गेनाइजेशनल जो लेवल पे एक और चीज़ देखी गई है वो है बीन पोल। बीन पोल क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज में कम है ये भी एक स्ट्रक्चर है फैमिली का। जी, बीन पोल क्या होता है बेटा, Bean बोलता है मतलब एक वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली, जो अभी पीछे बात हुई थी।
तो ये मिडिल क्लास में कम होता है, क्यों? लोअर और मिडिल क्लास में क्यों कम होता है? लोअर मिडिल क्लास में क्यों कम होता है? जब लड़की की माँ 40 साल की थी, तो उसके यहाँ उसकी बेटी की शादी हो गई। तो उसकी बेटी की शादी, उसकी एक और बेटी हो गई। उसकी बेटी 20 साल की थी, उसके यहाँ बेटी हो गई। तो तीन एक लाइन में डेवलप, एक लाइन में तीन आ गए। तो कह रहे हैं कि बीन पोल फैमिलीज लेस कॉमन है इन मिडिल क्लास। ठीक है, लेकिन वर्किंग क्लास में ज़्यादा कॉमन है, हाई इन वर्किंग क्लास। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास की बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती है। तो अब वैसे मैंने बताया ना, अम्मा 40 की थी, बच्ची 20 की थी, उसके यहाँ एक और बेटी हो गई 1 साल की। क्या पता ये 20 की हुई, ये 40 की हुई, ये 60 की हो गई, इसके यहाँ फिर एक बच्ची हो गई। तो ये लॉन्गर फैमिलीज, लॉन्गर वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी एक पॉइंट है कि जो वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं उनके अंदर, जो उनके मुकाबले में मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर सिमेट्रिकल और कॉन्जुगल रोल्स देखने को मिलते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और कॉन्जुगल रोल्स, यानी मिलजुल के काम करना, एक जैसे लगते हैं। जो अम्मा करती हैं वो अब्बा भी करते हैं। सिमेट्रिकल है फैमिली स्टाइल। ये कहाँ की बात हो रही है? ये नॉट इन वर्किंग क्लास। ठीक है, नॉट इन वर्किंग क्लास। और मोस्टली कहाँ होता है? मिडिल क्लास में होता है। वर्किंग क्लास में तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़की कम पढ़ी है, लड़का ज़्यादा कुछ निस्बतन पढ़ गया, वो लेबर जॉब कर रहा है, तो जॉब वो कर रहा है, बच्चे को पाल रही है। हायर क्लास में भी थोड़े मसाइल डिफरेंट हैं, थोड़ा स्टाइल स्ट्रक्चर। अब्बा बिजनेसमैन है, अम्मा सोसाइटी की में ज़्यादा मूव करती हैं। ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास पे ज़्यादा सिमेट्रिकल और कॉन्जुगल रोल्स देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ज़रा थोड़ा सा फैमिली की डाइवर्सिटी को जहाँ हमने डिस्कस किया उसको देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ तरह की फैमिली। एक है ना चेंज ओवर द टाइम। अभी आजकल जो फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है बहुत। ठीक है, कोई जो सिंगल पेरेंट है, आमतौर पे देखने में आया कि वर्किंग क्लास वाले ज़्यादा सिंगल पेरेंट हैं। कोई बीन पूल फैमिली है, आमतौर पे देखने आया कि लेस इनकम वाली बीन पूल है। ठीक है, हाई वर्किंग क्लास वालों में हाई है ये बीन पूल। कहीं देखने में आया है सिमेट्रिकल रोल्स और कॉन्जुगल रोल्स हैं, कहीं है कि नहीं है। देखने में आया है कि वर्किंग क्लास के एतबार से फैमिली में डाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी के फैमिली किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हुई है उसमें आज देखने में आता है कि कई तरह से डाइवर्स हुई हुई है। उसमें ज़्यादा जो रोल डिस्कस हुआ किस चीज़ का डिस्कस हुआ? क्लास का। वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, इसमें रोल्स अलग अलग होते हैं। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होती हैं, सिंगल पेरेंट ज़्यादा वर्किंग क्लास में होते हैं, सिमेट्रिकल ज़्यादा मिडिल क्लास होती है। ठीक है, किस तरह से बच्चों की तरबियत होती है, कितने बच्चे होते हैं, ये भी सिंगल पेरेंट में, वर्किंग क्लास में और मिडिल क्लास में कुछ फ़र्क होता है इस पर, जो कि हम अपनी एग्जांपल से देख सकते हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए कि वर्किंग क्लास में ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, या मिडिल क्लास में या हायर क्लास में? आपका क्या ख्याल है? वर्किंग क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं, उसकी क्या क्या वजूहत होती हैं? एक तो उनको लेबर चाहिए होता है अपनी गुज़र औक़ात के लिए, दूसरा उनके यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का हुसूल मुश्किल होता है,
डॉक्टर्स तक रसाई मुश्किल होती है। तीसरा, उनका रिलीजियस इमोशनल टाइज होते हैं रिलीजन और कल्चर से, जिसकी वजह से वो उन प्रैक्टिसेस को नहीं सही समझते। फिर फैमिली में कल्चरल और एथनिकली भी कुछ डाइवर्सिटीज देखी गई हैं। डाइवर्सिटी इन फैमिली में ऑर्गेनाइजेशनली डाइवर्स थी, स्ट्रक्चरली डाइवर्स थी, फॉर्म की शक्ल में डाइवर्स थी, फैमिली देखी गई हैं। क्या फैमिली में डाइवर्सिटी हमने देखी है कि कल्चरली और एथनिकली एंड एथनिकली भी फैमिलीज डिफरेंट होती हैं बेटा? जी कैसे? पठानों की फैमिलीज अलग होती है, पंजाबियों की अलग होती है, सिंधियों की अलग स्टाइल से होती है। क्या क्या चीज़ अलग होती है उनकी कल्चरली एथनिकली? साथ मिलाया इसलिए गया है कि आमतौर पे एथनिसिटी के साथ भी कल्चरल चेंज होता है ना। काले अलग होते हैं, उनके कल्चर भी अलग होता है। वाइट अमेरिकन अलग है, उनका कल्चर अलग है। आयरिश कल्चर अलग है, एथनिसिटी भी अलग है ना। पश्तून कल्चर अलग है। तो इसलिए ये कंबाइंड बात की जा रही है, एथनिसिटी के साथ कल्चर को जोड़ा जा रहा है। ऑल्दो एक कल्चर नेशनल कल्चर भी होता है कि हालांकि वो पश्तून है, मैं पंजाबी हूँ या मैं सिंधी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में हमारा कॉमन कल्चर डेवलप हो गया क्योंकि हम सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन अभी बात जनरलाइज की जा रही है, तो कल्चरली और एथनिकली फैमिलीज अलग अलग हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ अलग हो सकती है उनकी? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अलग अलग हो सकते हैं, है ना। कुछ कुछ एथनिसिटीज़ और कल्चर्स में ज़्यादा बच्चे पसंद किए जाते हैं। और क्या चेंज हो सकता है? कॉन्जुगल गर्ल रोल होगा या नहीं होगा, ये बात चेंज हो सकती है। ठीक है। मैरिज एज चेंज हो सकती है, norms and values मैरिज एज चेंज हो सकती है। एजुकेशनल स्टाइल डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, किस एज में स्कूल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें डाइवर्सिटी और आ गई है, मोर डाइवर्स हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इंटर एथनिक मैरिजेज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, पहले पाकिस्तान में सिर्फ 4 एथनिक थी, लेट्स सपोज कि सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलोच। अब पंजाबी और सिंधी की शादी हो गई तो एक नया एथनिक कल्चरल डेवलप हो गई फैमिली की टाइप। तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मज़ीद नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने यूके में ही स्टडी किया पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी फैमिलीज़ को, तो हमने पाया कि इनके यहाँ जो एडल्ट्स हैं वो ज़्यादातर शादीशुदा हैं। एथनिकली ये लोग हमसे कुछ थोड़े मुख्तलिफ हैं। इनके यहाँ एडल्ट्स की शादियाँ ज़्यादा हैं। इनके यहाँ जो है वो डाइवोर्स रेट कम है। इनके यहाँ कोहेबिटेशन कम है। इनके यहाँ जनरेशनल जो लिविंग है, क्या क्या था, एक्सटेंडेड जो मैट्रियार्कल क्या, हाँ, मैट्रीफोकल या पेट्रीफोकल फैमिलीज भी यहाँ पे काफ़ी, यानी एक मल्टी जनरेशनल फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद है। ये कल्चरल और एथनिकली पाया गया। अब सवाल यहाँ पे आता है हमारा, जो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर स्टेट टॉपिक। उसमें सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द डिबेट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फैमिली डाइवर्सिटी एंड डोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। किस हद तक अब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो चुकी है, और वो इतनी डाइवर्सिटी आ चुकी है कि अब न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या ये हो गया? ये डाइवर्सिटी जैसे हमने कहाँ से शुरू किया था, देखें, ये डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर में दिखाई हमने कि जी ये देखिए आप, मैरिज में डाइवर्सिटी हो गई, कोहेबिटेशन आ गई, डाइवोर्स हो चुकी है। ये सब हमारे न्यूक्लियर फैमिली को से डिफरेंट हो रहा है। फैमिली फॉर्म्स अलग हो गई हैं। हमने दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशनली अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। हमने दिखाया कि कल्चरली और एथनिकली अब इंटरकल्चरल मैरिज से और ज़्यादा डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो रही है। उसमें मैरिज एज, उनकी एजुकेशन, उनके रोल्स, उनके चिल्ड्रन, कोहैबिटेशन की हैबिट्स वगैरह सब ये चेंज हो रहा है।
मुख्तलिफ पाया जाता है, मतलब एक वक्त में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से जी रहे हैं। तो क्या ये सद तक पाया जा रहा है कि हम ये कहें कि न्यूक्लियर फैमिली इज़ नो मोर? सो हम कहेंगे डाइवर्सिटी इज मोर देन एवर बिफोर, है ना? बट स्टिल इनकी न्यूक्लियर फैमिली का कोई न्यूक्लियर फैमिली स्टिल देयर। उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, स्टिल देयर। उसके इसके सोशल फैक्टर्स भी हैं, मीडिया भी एक फैक्टर है। मीडिया में अभी भी न्यूक्लियर फैमिली को एक आइडियल फैमिली दिखाया जाता है। पॉलिटिकली अभी भी इसको इन्फोर्स किया जाता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और बोथ साइड्स एक दूसरे को एग्जैजरेशन का ताना देती हैं। वो ये कहती हैं कि आप ओवर एग्जैजरेट करते हो, न्यूक्लियर फैमिली इतनी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आप ओवर एग्जैजरेट करो, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी अभी नहीं हुई है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इस बात को यहाँ पे क्लोज करेंगे कि पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग देयर ओन वे, मोर एंड मोर पीपल. Yes, it is clear that different countries have different culture, different countries have different societies, and there is a different rate of adoption of the diversity. But by and by, in every culture, people have started living the way they want to live. That has gradually increasing the diversity in that society. कहीं तेज हुई है, कहीं स्लो हुई है. ठीक है जी. तो कुछ रीज़न इन्होंने दिए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हैं, वो ऐसे सुन लीजिए. देयर आर मोर ओल्डर पीपल लिविंग अलोन आफ्टर देयर पार्टनर हैज़ डाइड. देयर आर मोर मिडल एज पीपल लिविंग अलोन. मोर पीपल टू चूज टू लिव अलोन हु कैन अफोर्ड टू डू सो. फॉर एग्जाम्पल मैनी वेमेन वो सिंगल रहना पसंद करती हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन पॉपुलर है तो इसलिए भी लोग अकेले रह रहे हैं बहुत सारे. तो लिविंग अलोन हैज़ ऑल्सो बिकम समथिंग. तो ये हमारा डिबेट थी. और अब हम फैमिली डाइवर्सिटी को लेकर, चूँकि हमने फंक्शनलिस्ट की फैमिली को लेकर डाइवर्सिटी को टच किया, हम एक एंगल देना चाहते हैं. वो एंगल है जिसको कि आपको याद भी रखना है, न्यू राइट. ये कौन लोग हैं? एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट. जी भाई साहब, न्यू राइट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट. न्यू राइट की बात करें तो न्यू राइट जो है वो बहुत ज़्यादा, एरो बना के लिखिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूक्लियर फैमिली. न्यू राइट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली इज बेस्ट. न्यूक्लियर लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है? फोकस नहीं, फोकस मिटा दीजिए, पूरा मिटाइए, जुमला मिटा दीजिए पूरा. देखिए, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली इज बेस्ट. ठीक है. और एनी ब्रेकडाउन इन न्यूक्लियर फैमिली, एनी ब्रेकडाउन मीन्स, एनी ब्रेकडाउन मीन्स लॉस ऑफ द होल सिस्टम. पूरा सिस्टम आपका जो है वो लूज हो जाएगा, हाथ से चला जाएगा अगर न्यूक्लियर फैमिली ब्रेकडाउन होगा. ये इनका ख्याल है. नो अदर टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर कैन बी बेनिफिशियल. बल्कि ये डैमेजिंग कहते हैं, इस हद तक कहते हैं कि डैमेजिंग है. कोई और स्टाइल ऑफ चाहते हैं, ऐसे कि कोई हैबिटेशन है या कुछ भी और ले लें. डोंट लाइक फैमिली डाइवर्सिटी.
स्पेशली कोहैबिटेशन। अब कोहैबिटेशन से इनको क्या मसला है, आप बताइए। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली को इतना फोकस करे तो कोहैबिटेशन से क्या मसला होगा, क्या जवाब देगा वो? सोशली इस कोहैबिटेशन के नीचे एरो लगाइए कि उसको सोशली एक्सेप्टेबल से उसको क्या मसला है। तबाही कैसे आ गई? तबाही आ गई नंबर 1, अनस्टेबल, डोंट लास्ट। जब लास्ट नहीं करेंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे, अब उनका कौन देखेगा? सही है, अनस्टेबल है। मोर देन सिंगल पार्टनर्स, जिसकी वजह से कभी एक आया अब एक चला गया, एक अम्मी आई दूसरी अम्मी आ गई, एक अम्मी थी अब्बा चले गए, दूसरे अब्बा आ गए, अब्बा भी नहीं थे, वो पता नहीं कौन थे। तो मोर देन सिंगल पार्टनर जो है वो फैमिली की कोहेशन नहीं रहने देते, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। कोहैबिटेंट्स में जो है वो कोहैबिटेंट्स जब शादी करते हैं तो उनकी डाइवोर्स भी ज़्यादा होती है। जब कोहैबिटेंट्स शादी करते हैं तो उनकी शादी ख़त्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक हो ना, पहले ही आपने शादी की, फिर आप लिव टुगेदर शुरू किया। एक आप लिविंग टुगेदर पहले शुरू कर दिया, फिर बाद में सोचा शादी कर लेते हैं, उनकी डाइवोर्स रेट ज़्यादा है। ये भी तबाही है उनके हिसाब से। मोर डाइवोर्सेस इन कोहैबिटेंट्स और मोर अब्यूज़ देखी गई है। उसके बरखिलाफ वो जो तारीफ़ करते हैं, इसको यहाँ कहीं लिख लीजिएगा। यानी इधर तो हम उधर आ जाएंगे ना, पोस्ट मॉडर्निस्ट में आ जाएंगे। मतलब ये जो बुराई कर रहे हैं ये कोहैबिटेंट्स ही कर रहे हैं, तो ये मैरिज की तारीफ़ कर रहे होंगे। तो हल्की सी छोटी सी यहाँ पे, मैरिज इज़ गुड बिकॉज, अब इसका उलट रख लें चाहें तो, इनकी बातों का ही उलट हो गया। जैसे कि उन्होंने कहा केयरिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनकंडीशनल कोऑपरेशन, स्टेबल, सक्सेसफुल। तो आप देख रहे हैं ना कि इसका नाम क्या रखा है हमने, न्यू राइट। आई एम राइट, आई एम राइटियस। बात समझ आ रही है? ये राइट का मतलब जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं ना सोसाइटी में, ये उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये लोग जो फोकस करते हैं ज़्यादा शादी पे, रिलीजियस भी होते हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या कहा था, दूसरे कौन लोग लिए थे हमने? पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात कर लेते हैं हम। पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन होते हैं, आपको याद है हमने क्या बात की थी पिछले पेपर में? फ्लूइड को बहुत फोकस करेंगे हम पहले। तो पहला टर्म लिख लें जी, फ्लूइड, मैनी फॉर्म्स। अब वो लिखवाऊं सारी फॉर्म्स उन्होंने दी हैं, सुन लें खाली। इन्होंने कहा है ट्रेडिशनल भी चलेगी, 2 पेरेंट भी चलेगी, सिंगल पेरेंट भी चलेगी, ब्लेंडेड भी चलेगी, अडॉप्टेड भी चलेगी, टेस्ट ट्यूब भी चलेगी, सरोगेट मदर भी एक फैमिली होती है। कि जी एक औरत है, उसको बहुत खौफ आ रहा है कि मेरे बच्चा ना पैदा हो जाए, मैं फिज़िकली मेडिकली बहुत मसला है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होगी पता नहीं। तो किसी और औरत से कहती है कि जी मैं आप मेरे बेबी को बियर कर लें और बच्चा पैदा करके बच्चा मुझे दे दें और आप चली जाएं। तो ये सरोगेट मदर होती है। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा ये सब पॉसिबल है और सब हो रहा है इस वक्त, और देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट फॉर्म, सब ऑल इज़ वेल। तो के वी शुड सेलिब्रेट डिफरेंसेस, या डाइवर्सिटी कह लें, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। क्रिएट्स ऑप्टिमिज्म। अब कैसे? ऑप्टिमिज्म कैसे? दुनिया आगे बढ़ रही है, यही उनके ऑप्टिमिज्म के लिए काफ़ी है। थिंग्स आर चेंजिंग इवन इफ इट्स नॉट फॉर द बेटर, बट इफ द चेंज इज देयर इवेंचुअली विल कम टू अ बेटर सिचुएशन। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक हैं ये, फ्लूइड होने की वजह से ऑप्टिमिस्टिक है कि जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उसके हिसाब से फैमिली भी तब्दील हो रही है।
तो वो ऐसा नहीं है कि फैमिली स्टक हो गई पास्ट में 100 साल पहले और दुनिया जो है वो 200 साल आगे निकल गई और फैमिली उसको कोप अप नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि पीपल आर मोर अवेयर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि आप हकीकत से मुंह ना चुराएं और हकीकत ये देखें कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि यही बेस्ट है, हम ये कह रहे हैं कि ये तो रियलाइज़ करें ऐसा हो रहा है और वो ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बारे में। तो इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, एग्जैजरेट। पोस्ट मॉडर्निस्ट एग्जैजरेट करते हैं, ये कहते हैं ना, जैसे हम उनको कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फैमिली वाले एग्जैजरेट करते हैं। ये भी जो राइट वाले जो आपके फार राइट वाले हैं, क्या नाम है इनका, न्यू राइट वाले जो हैं, ये भी तो एग्जैजरेट कर रहे हैं इसको कि जी बस यही खाली रास्ता सही है। तो इसी तरह से पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में भी हम ये कहते हैं कि ये एग्जैजरेट करते हैं। और अब फैमिली के बारे में ही हम बात करते करते यहाँ तक पहुँचे कि फैमिली कैसे डाइवर्स होती जा रही है, किस तरह से डिफरेंसेस मौजूद हैं, न्यू राइट क्या डेवलप हुआ। ये आपका न्यू राइट जो है वो आपका फंक्शनलिस्ट को थोड़ा रिलीजियस कर लो तो न्यू राइट बन गया, और पोस्ट मॉडर्निस्ट लिबरल माइंडसेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल पैदा आता है, बड़ी सी लाइन डाल के हम ये सवाल रख रहे हैं आपके सामने कि क्या स्टेट और पॉलिसी को फैमिली को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, स्टेट एंड पॉलिसी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रूल्स लीगल कुछ होनी चाहिए चीज़ें। ऑटोमेटिकली आप देखें कि जब आपने देखा न्यू राइट्स और पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो खुद ब खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि सबके ओपिनियंस होंगे इस बारे में। अगर न्यू राइट ये समझता है कि ज़िंदगी जीने का सबसे सही तरीका सिर्फ यही है, तो यकीनन वो ये चाहेगा कि स्टेट इंटरवेंशन हो, लॉज बने जिसके तहत इसको प्रमोट किया जाए, न्यूक्लियर फैमिली को। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये चाहेगा, फेमिनिस्ट ये चाहेगा कि नहीं भाई निकलो इससे बाहर। तो ये डिस्कशन यहाँ जा रही है। तो छोटी छोटी सी हमारी इस पर नोट करेंगे हम बात और आगे चलेंगे। तो पहली बात यह है कि फंक्शनलिज्म क्या कहता है इस बारे में, सुन लें पहले, फिर देखते हैं कि क्या लिखना है। The relationship between the family and political institution is, however, a mixed one. Throughout much of the industrialized world, the state has progressively removed a range of functions from the family, especially the areas such as education and welfare. तो फंक्शनलिस्ट के हिसाब से स्टेट की इंटरवेंशन से क्या हुआ, फंक्शनलिस्ट की हेडिंग डालिए, फंक्शनलिज्म। स्टेट की वजह से फैमिली के कुछ फंक्शंस चेंज हुए या रिमूव हुए। स्टेट रिमूव्ड सम फंक्शंस, ये फंक्शनलिस्ट के एंगल से एक जुमला है, बस यही बात है पूरी। न्यू राइट की बात क्या है, न्यू राइट ये चाहते हैं कि दे वांट स्टेट सपोर्ट फॉर न्यूक्लियर फैमिलीज। वो ये नहीं कह रहे कि आप पॉलिसी ला के बैन कर दो, लेकिन कहीं कहीं किया भी ना, जैसे आपने देखा कि अभी ट्रंप ने पूरी एफर्ट की और बहुत सारी स्टेट्स में अबॉर्शन बैन हो गई। तो अबॉर्शन को बैन करने की कोशिश कौन करवा रहा है, न्यू राइट वाला करवा रहा है। कह रहे हैं फैमिली हो भाई, फैमिली क्यों नहीं रख रहे तुम, फैमिली के लिए बच्चे होना ज़रूरी है। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको राइट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शनलिस्ट था या न्यू राइट जो है वो चाहता है कि स्टेट थोड़ी सी इंटरवेंशन करे। तो मैंने क्या लिखवाया कि न्यू राइट क्या चाहता है, स्टेट सपोर्ट का लफ्ज यूज कर रहा है वो, लेकिन इवन वो लीगल एक्शंस भी ले रहे हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी डायरेक्टेड एट सपोर्टिंग ट्रेडिशनल फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, ये इनका स्टांस है न्यू राइट वालों का।
और उनको लगता है कि पूरा मुल्क उसी से बेहतर हो सकता है, क्योंकि पीछे हमने उसके बारे में बात की कि न्यू राइट ऐसा क्यों समझते हैं। और वो किस तरह की सपोर्ट करेगी स्टेट? फाइनेंशियल सपोर्ट करे किसी तरह से। वह कैसे सपोर्ट करेगी? फाइनेंशियल लॉ बना दे कि जी जब प्रेग्नेंट होगी लड़की तो उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसको लीव्स दी जाएं। फादर के जिसका जो प्रेग्नेंट खानदान है उसका फादर को भी लीव दी जाए, पैसे भी दिए जाएं, यूं भी दिया जाए, बच्चों के एजुकेशन फ्री करो। ये सब क्या हो रहा है? ये फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आप डैश डाल के यहाँ लिख लीजिए फाइनेंशियल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, इवन हेल्थ एंड एजुकेशनल सपोर्ट, मीडिया पोर्ट्रेयल, मीडिया पोर्ट्रेयल कि आप न्यूक्लियर फैमिली को पोर्ट्रे करो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, न्यू राइट तो ये कहते हैं। हमने पहले किसके लिख लिया? फंक्शनलिज्म। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? तो क्योंकि आपको याद है कि मार्क्सिस्ट तो ये कहता है कि फैमिली ही वो जरिया है जिससे लोग दूसरों के ऊपर एडवांटेज हासिल करते हैं, फ्री सर्विसेज हासिल करते हैं। तो मार्क्सिस्ट के बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं हम। जो मार्क्सिस्ट के कन्वेंशनल व्यूज़ हैं वही हम यहाँ पे कह रहे हैं एज मार्क्सिस्ट से। यही लिख दें कि फैमिली जो है वो टूल है। बस तफसील नहीं लिखनी, लिखना है एज मार्क्सिस्ट से, एज मार्क्सिस्ट से ही लिखना है, फुल स्टॉप। आगे आप खुद समझ जाएंगे कि मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, है ना। 10 दफ़ा तो कह चुके हैं, फिर दोबारा क्यों लिखें ये बात। वैसे मैं बोल के बता रहा हूँ आपको कि जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं कि फैमिली तो एक इश्यू, तो गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट है फैमिली को और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है फैमिली को, तो फिर इसका मतलब है गवर्नमेंट कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट कर रही है और तकलीफ को प्रोटेक्ट कर रही है और लोगों को गुलाम बना रही है, सबको। ये सारी बातें वही हो गई। तो मार्क्सिस्ट तो ये कहते हैं गवर्नमेंट फैमिली को नहीं सपोर्ट करे। हालांकि अगर वो नहीं करेगी तो फैमिली सपोर्ट में ही तो फ्री एजुकेशन भी है, तो क्या फ्री एजुकेशन नहीं दें? है ना, ये सवाल आर्ग्यू करेंगे उनके खिलाफ कि आप कहते हैं कि किसी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट ना करो कि न्यूक्लियर फैमिली बन जाए। बनती है खुद से तो बनती रहे, लेकिन गवर्नमेंट ना उसको पीछे लगे। तो फिर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन ना दे, फ्री हेल्थ केयर ना दे। अभी प्यूटिन ने क्या क्या ऐलान किया कि जिस औरत के यहाँ 10 बच्चे होंगे उसको 1 मिलियन रूबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो अपनी फैमिली स्ट्रक्चर प्रमोट किया कि फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली की ज़रूरत नहीं है, औरत को उन्होंने फैमिली मेकिंग से आज़ाद किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी पॉपुलेशन गिरना शुरू हो गई। इस हद तक गिर गई है कि अब उन्होंने पैसे देने का ऐलान किया कि जी पॉपुलेशन बढ़ाओ की तरह से। तो फंस गए ना, ये मार्क्सिस्ट फंस गए आगे जाके। फेमिनिस्ट के बारे में भी ज़्यादा लिखने पर नाम लिख लो, फेमिनिस्ट। कुछ नया कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि फैमिली को प्रमोट करना, फैमिली को इतना बड़ा सोशल चीज़ बना देना कि उसके बगैर ज़िंदगी नहीं हो सकती, वो वायलेंस को प्रमोट करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो, स्टेट को जो है वो फैमिली को इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कि लीगल सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो कि इक्वल। ये लिख लें, हाँ, फेमिनिस्ट ने ये फैमिली के बारे में कहा कि इक्वल राइट्स प्रोटेक्ट कर दे गवर्नमेंट फैमिली के अंदर भी। खासतौर पे लिबरल फेमिनिस्ट ने कहा होगा ना, लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं ना कि लॉज के थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं। तो इक्वल राइट्स बना दे गवर्नमेंट, ये तो कर दे गवर्नमेंट कम से कम फैमिली के अंदर। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, पार्ट 2 ऑफ 3, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से
दिस वाज 3.2 डाइवर्सिटी फैमिली में आ रही है और आई है, और सोशल चेंज कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, और उसके लिए लोगों की क्या राय है। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आखिरी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे जिसमें हम जेंडर और एज से रिलेट करके फैमिली को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।